नौकरी पेशा लोगों के लिए उनकी सैलरी स्लिप किसी बही खाते से कम नहीं होती। सैलरी स्लिप की मदद से ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक सैलरी कितनी है, उसमें कटौतियां कितनी है, पीएफ कितना कटता है। यानी सैलरी स्लिप सिर्फ वेतन की ही जानकारी नहीं देती, ये दूसरे भी कई कामों में आती है। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं तो आपको नौकरी बदलते वक्त भी सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। जब पहली बार आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड करते हैं और फिर उसी के हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय की जाती है। अगर आप लोन लेते हैं तो इसके लिए भी आपको सैलरी स्लिप जमा करनी पड़ती है। ऐसे में आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये सैलरी स्लिप होती क्या है, ताकि आपको आने वाले टाइम में सैलरी स्लिप को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप सैलरी स्लिप पर गौर करें तो सबसे पहली चीज जो मेंशन होती है वो होती है बेसिक सैलरी। ये सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आमतौर पर ये टोटल सैलरी का 35 से लेके 50% तक हिस्सा होता है और एम्प्लॉय को मिलने वाले तमाम लाभ, जो प्रॉफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी के इसी हिस्से पर मिलते हैं। अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो ये पूरा हिस्सा टैक्सेबल होता है। इसके बाद सैलरी स्लिप में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को शामिल किया जाता है। घर का किराया चुकाने के लिए मिलने वाला भत्ता हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। HRA बेसिक सैलरी का 40 से 50% तक होता है, जो कि आपके स्थानीय निवास पर डिपेंड करता है, यानी आप कहाँ रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज जो सैलरी स्लिप में मेंशन होती है वो होती है यात्रा भत्ता यानी कन्वेंस अलाउंस। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक आने जाने के लिए कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला भत्ता होता है ये, और इसमें मैक्सिमम 1600 रुपए या इससे कम की राशि जो आपकी सैलरी के हिसाब से होती है वो होती है। बता दें कि ये टैक्स के दायरे में नहीं आती है। लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA भी आपकी सैलरी स्लिप का एक हिस्सा होता है। छुट्टियों के दौरान नियोक्ता अपने कर्मचारियों को यह भत्ता भी देता है, जिसमें आपके परिवार का ट्रैवल खर्च भी शामिल होता है। टैक्स में राहत लेने के लिए सफर के खर्च की सभी रसीदें जरूरी होती हैं। सफर के खर्च के अलावा अगर कोई भी और खर्च आप करते हैं तो वो LTA में शामिल नहीं होता है। और हाँ, 4 फाइनेंशियल ईयर यानी 4 सालों के दौरान सिर्फ 2 यात्राएं जो होती हैं वो टैक्स छूट के दायरे में आती हैं। सैलरी स्लिप में मेडिकल अलाउंस भी शामिल होता है। एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को सेवा के दौरान दिए गए मेडिकल खर्चे का भुगतान भी भत्ते के रूप में करता है। ये भुगतान आपको बिल के बदले मिलता है, यानी आपको रेसिप्ट जमा करनी पड़ती है, रसीद जमा करनी पड़ती है, तब आपको मिलता है। टैक्स के लिहाज से देखा जाए तो 15,000 रुपए के सालाना मेडिकल बिल जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस और स्पेशल अलाउंस भी सैलरी स्लिप का हिस्सा होता है और ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए देता है जिससे कि वो बढ़िया काम करें, और ये 100% कर योग्य होती है, यानी इस पर टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा भी सैलरी में कुछ और अलाउंस होते हैं जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप में वो हिस्से भी दिए जाते हैं जो सैलरी में से डिडक्ट किए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोविडेंट फंड यानी PF। हर महीने आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड के लिए बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा काटा जाता है। साथ ही इतनी ही राशि जो होती है आपका एम्प्लॉयर भी आपके PF खाते में जमा करता है। कटौती की दर में कंपनी नियमों के हिसाब से तय होती है। इसके अलावा सैलरी स्लिप में से प्रोफेशनल टैक्स भी काटा जाता है। बता दें कि ये टैक्स केवल कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में ही मान्य है। इसमें आपकी टैक्स स्लैब के मुताबिक आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाता है। सैलरी में से काटा जाने वाला हिस्सा TDS यानी स्रोत पर कर कटौती भी शामिल होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के हिसाब से एम्प्लॉयर जो होता है वो टोटल टैक्स स्लैब से कटौती की राशि तय करता है और इसको TDS के रूप में आपकी सैलरी से काटता है। TDS कटने से बचाने के लिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही सालाना बचत का एक अनुमान दे देना होता है अपनी कंपनी को, और टैक्स बचाने के लिए ATC धारा के तहत निवेश करना होता है, और ये काम आप भी जरूर करें।